कांग्रेस के दिमाग में क्या चल रहा है, ये मोदी विरोधी अलायंस की समझ में नहीं आ रहा। कांग्रेस के संगी साथी सीट शेयरिंग के लिए अधीर हो रहे हैं। नीतीश और ममता के बाद अखिलेश जैसे नेता खुलकर बोलने लगे हैं, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने आज बिहार पर बात शुरू की तो लालू की पार्टी को बुलाया, लेकिन नीतीश की पार्टी के साथ मीटिंग आगे खिसका दी। दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र पर भी चर्चा शुरू नहीं की। इस बीच कांग्रेस ने 525 से अधिक लोकसभा सीटों के लिए कोऑर्डिनेटर अपॉइंट कर दिए। बिहार में 40, यूपी में 80, महाराष्ट्र में 46, बंगाल में 42, तमिलनाडु में 39। कांग्रेस के ये कोऑर्डिनेटर क्या करेंगे? क्या यही कांग्रेस के कैंडिडेट बनेंगे या ये कैंडिडेट तलाशने में मदद करेंगे? कुल मिलाकर हो ये रहा है कि इंडिया अलायंस में टेंशन हाई है। क्या कांग्रेस खुद अलायंस छोड़ेगी या ज्यादा सीटों पर लड़ने के लिए वो प्रेशर टैक्टिस आजमा रही है? इससे 24 का रिजल्ट कितना बदलेगा? कांग्रेसी गुणा गणित और बीजेपी के नए टारगेट के बारे में संपूर्ण जानकारी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी का चुनावी महाअभियान बिहार से शुरू होने वाला है। तारीख 13 जनवरी और जगह बिहार के पश्चिमी चंपारण का बेतिया। उत्तर में नेपाल, पश्चिम में यूपी, पूरब में मिथिलांचल और दक्षिण में पूरा बिहार। बेतिया वो जगह है जहां मोदी ने मई 2014 में पीएम बनने से पहले रैली की थी। अक्टूबर 2015 में मोदी यहां परिवर्तन रैली करने आए थे। जुलाई 2023 में मोदी ने बेतिया में गंडक पर पुल बनवाना शुरू किया और अब 13 जनवरी को प्रधानमंत्री प्रवास कार्यक्रम के तहत बेतिया आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के आने से बिहार का सियासी पारा चढ़ने लगा है। आपको लगता होगा कि जब 22 जनवरी को अयोध्या में इतना बड़ा इवेंट हो रहा है तो मोदी को उससे 9 दिन पहले बिहार के बेतिया में रैली करने की क्या जरूरत? मोदी के विरोधी भी ऐसा ही सोचते हैं। विरोधी दलों के नेता खरमास के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। मोदी खरमास में ही कैंपेन लॉन्च करने जा रहे हैं। ये अंतर है मोदी की पार्टी और विरोधी पार्टी। मोदी से दुश्मनी रखने वाले दलों ने हाथ तो मिला लिया, लेकिन उनके दिल अब तक नहीं मिले। बिहार की सीट शेयरिंग पर दिल्ली में बातचीत शुरू हुई है। 3 दिनों तक बातचीत ही होगी, लेकिन सब चुप चुप है। कोई कुछ बोल नहीं रहा, कुछ बता नहीं रहा। न राहुल की पार्टी बोलती है, न लालू की पार्टी कुछ बोलती है, न नीतीश कुमार की पार्टी कुछ बोलती है। सब वेट एंड वॉच कर रहे हैं। विरोधियों को मोदी से लड़ना क्यों नहीं आता? नैरेटिव के मोर्चे पर विरोधी कहां फेल हो रहे हैं, वो आगे बताएंगे। पहले नंबर पर ध्यान दीजिए। इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल होने से पहले नीतीश कुमार ने पश्चिमी अरुणाचल लोकसभा सीट से रूही तागुंग को जेडीयू कैंडिडेट घोषित कर दिया। अखिलेश यादव ने यूपी के गाजीपुर से अफजाल अंसारी का नाम खोल दिया। शिवसेना उद्धव गुट ने अरविंद सावंत को मुंबई दक्षिण सीट से कैंडिडेट अनाउंस कर दिया। अब अरविंद केजरीवाल ने आप विधायक चैतर वसावा को गुजरात की भरूच सीट से कैंडिडेट अनाउंस कर दिया है। दोस्तों, आज मैं ऐलान करना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी की तरफ से आने वाले लोकसभा चुनाव में भरूच सीट से चैतर वसावा लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। केजरीवाल ने जो भरे मंच से कह दिया है, वही चीज नीतीश कुमार ने बिना कुछ कहे कर दिया। कांग्रेस सीट शेयरिंग के प्रेशर में है। हम किसी भी अनाउंसमेंट पर नहीं जा रहे हैं। हम सिर्फ जो हमारे सामने हम लोग बैठ के बात करेंगे, उस बात पर हम टिप्पणी करेंगे। सीट शेयरिंग पर अच्छी बातचीत चारों तरफ जारी है। कितने बजे बैठक कितने बजे है? कल 12 बजे के बाद। अब जेडीयू के बाद अरविंद केजरीवाल ने भी अपने लोकसभा प्रत्याशी कोई समय घोषित कर दिया। मैं एक दफा आपसे कह दिया, कोई समस्या नहीं है। जो भी बात होगी वो हमारी
हमारी अंदर बैठकर जो बात होगी उसी पर हम टिप्पणी करेंगे। जो भी आपके माध्यम से या आवाम में जो बात कही गई है या कहीं से वो बात आ रही है उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। बात सबसे पहले बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। 2019 में एनडीए को बिहार में 39 सीटें मिली थी। कांग्रेस को किशनगंज की 1 सीट मिली थी। नीतीश कुमार की पार्टी एनडीए का हिस्सा थी, उसे 16 सीटें मिली थी। लेकिन लालू यादव की पार्टी आरजेडी का खाता तक नहीं खुला था। नीतीश कुमार के पाला बदलकर एनडीए से इंडिया अलायंस में आने के बाद मोदी विरोधी अलायंस को सबसे ज्यादा उम्मीद बिहार से ही है। इसलिए सब मिलकर बिहार की सीटें बांटने में लगे हैं। अब तक जो संकेत मिले हैं उससे लगता है कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लालू तेजस्वी की आरजेडी भी 16 सीटों पर लड़ सकती है। कांग्रेस को 6 सीटें और वामपंथी दलों को 2 सीटें दी जाएंगी। 16-16-6-2 का ये फॉर्मूला नीतीश और लालू की पार्टी की ओर से आया है। कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा ये तय हो गया। हमने तो केवल यह कहा है कि हमारी इतनी सीटिंग सीट है, हम उन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बाकी 24 सीट है, तो 24 सीट पर राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वामपंथी पार्टियां सबकी दावेदारी बनती है। इसलिए किसी का नुकसान और किसी का फायदे की बात नहीं, बल्कि इंडिया ब्लॉक को फायदा हो, यह हमारी रणनीति है। नरेंद्र मोदी अपने दम पर बिहार की 40 में से 40 सीटें जीतने की व्यूह रचना करके बढ़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी के बाद अमित शाह और जेपी नड्डा का भी बिहार दौरा प्लान हो चुका है। जनवरी और फरवरी में नरेंद्र मोदी बेतिया, बेगूसराय और औरंगाबाद में रैलियां करेंगे। अमित शाह सीतामढ़ी, मधेपुरा और नालंदा में जनसभा करेंगे। जेपी नड्डा सीमांचल और पूर्वी बिहार को पकड़ेंगे। बिहार से यूपी की तरफ बढ़ें तो यहां लोकसभा की 80 सीटें हैं। गठबंधन दोनों तरफ है। एनडीए में नरेंद्र मोदी की बीजेपी, अनुप्रिया पटेल का अपना दल, संजय निषाद की निषाद पार्टी और ओपी राजभर की एसबी-एसपी के बीच सीटों को लेकर कोई मतभेद ही नहीं है। अभी सीट का कोई नहीं है। हम लोगों को सरकार नहीं बनाना है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार बनाना है और पहलवान हैं, तैयारी में हैं। जब सीट बंटवारा होगा तो फिर बताएंगे। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस पार्टनर्स को अभी तक यही नहीं मालूम कि अलायंस में है कौन कौन। सपा, कांग्रेस, आरएलडी का गठबंधन तो दिख रहा है क्योंकि ये पार्टियां कई बार बैठक कर चुकी हैं। मायावती को लेकर असमंजस है। कल तक मायावती को इंडिया अलायंस में लाने की चर्चा हो रही थी। कांग्रेस मायावती को साथ लेना चाहती है, मगर मायावती ने अखिलेश यादव पर हमला बोल दिया है। बीएसपी सुप्रीमो ने बैक टू बैक 2 ट्वीट किए। मायावती ने अखिलेश के लिए जो लिखा उन शब्दों पर गौर कीजिए। सपा प्रमुख को पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि उनका दामन भाजपा को बढ़ाने और उनसे मेलजोल के मामले में कितना दागदार है। तत्कालीन सपा प्रमुख द्वारा भाजपा को संसदीय चुनाव जीतने से पहले और चुनाव बाद आशीर्वाद देने को कौन भुला सकता है। मायावती की इस लाइन ने अखिलेश यादव की साइकिल को पंक्चर कर दिया। कोई चर्चा इसलिए नहीं करनी चाहिए कि आने वाले समय में गठबंधन होने जा रहा है और गठबंधन होकर के बीजेपी का मुकाबला करने जा रहे हैं। भैया भाजपा लगातार कर रही है कि गठबंधन क्या बीएसपी के साथ होगा गठबंधन, आप इशारा कर रहे हैं। मैं आप पत्रकार साथियों से कहना चाहता हूं, हर बात को आप समझते हो, जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जलेबी की तरह गोल गोल घुमाते हो आप। कल तक यही अखिलेश यादव कांग्रेस को अल्टीमेटम दे रहे थे कि राहुल की न्याय यात्रा शुरू होने से पहले कांग्रेस यूपी में सीट शेयरिंग फाइनल कर ले। अखिलेश ने गाजीपुर से बीएसपी के पूर्व सांसद अफजाल अंसारी को सपा का टिकट देने का ऐलान कर दिया था। कल तक अखिलेश को मायावती पर एतबार भी नहीं हो रहा था। मायावती के रुख ने पासा पलट दिया। यात्रा हो अच्छी बात है, लेकिन सभी दल ये चाहते हैं
यात्रा से पहले टिकट बंटवारा हो, सीट बंटवारा हो, और जब सीट बंटवारा हो जाएगा तो यात्रा में भी बहुत से लोग अपने आप सहयोग करने निकल पड़ेंगे, क्योंकि जो प्रत्याशी चुनाव लड़ने वाला होगा तो पूरी जिम्मेदारी से वहाँ खड़ा दिखाई देगा। लेकिन सर इस चुनाव में जिस तरह से इंडिया गठबंधन मायावती को भी जोड़ना चाहता है, तो क्या अगर मायावती इस गठबंधन में जुड़ती है तो ये इंडिया गठबंधन के लिए फायदा होगा या नहीं होगा? उसके बाद का भरोसा आप दिलाओगे? बाद का भरोसा आप में से कौन दिलाएगा? यूपी में जो स्थिति बन रही है उसमें 3 कोण दिख रहे हैं। पहला कोण बीजेपी और एनडीए का, जिसके पास ऑलरेडी 50% से अधिक वोट है। दूसरा कोण एनडीए के पार्टनर्स सपा, कांग्रेस और आरएलडी का, जिसके पास 25% के करीब वोट है। तीसरा कोण मायावती की बीएसपी का, जिसे 2019 में 19% वोट मिले। सिंपल मैथमेटिक्स ये कहता है कि मायावती अगर इंडिया में आ जाती हैं तो भी बीजेपी और एनडीए अलायंस को बीट कर पाना मुमकिन नहीं। यहां तो पहले से ही जूतम पैजार हो रही है, तो सीट शेयरिंग कैसे होगी? दिल्ली और पंजाब में गठबंधन का माहौल बिगड़ चुका है। केजरीवाल ने अब गुजरात में भी दावा ठोक दिया है। साथ मिलकर बीजेपी से लड़ते लड़ते कहीं ऐसा न हो कि इंडिया अलायंस के पार्टनर आपस में ही लड़ने लगे। 48 सीटों वाले महाराष्ट्र में यही हो रहा है। 42 सीटों वाले बंगाल में भी यही हो रहा है। मोदी विरोधी मोर्चा जिन राज्यों में मजबूत दिख रहा है, वहां खुद से ही लड़ रहा है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर पेच फंसा है। शरद पवार मीडिएटर की भूमिका में है, लेकिन बंगाल में तो कोई मीडिएटर भी नहीं। तृणमूल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की आपसी रंजिश खुलकर सतह पर आ रही है। ताजा मामला बंगाल के संदेश खाली में ईडी की टीम पर हमले का है। ईडी क्या करेगा? ईडी खुद इडियट है। बंगाल में जो सत्ता है, जो सत्ताधारी जो पार्टी है, ये इनको लुक आफ्टर करेगी ना। ये सारे इन लोगों को पार्टी के अंदर जो सारे खतरनाक शख्स रहते हैं, खूनी दरिंदे रहते हैं, उन लोगों पे देखभाल करने के लिए सत्ताधारी पार्टी खुद काम करते हैं। ये लुक आफ्टर गवर्नमेंट है, तो इसके खिलाफ लुक आउट करके क्या करेगा? सारे बॉर्डर खाली है, सारे बॉर्डर पूरा सा है, आवागमन में कोई असुविधा नहीं है। कहां ईडी, कहां सीबीआई? ईडी सीबीआई को घुसने की हिम्मत है क्या? पश्चिम बंगाल की 42 सीटों पर सीट शेयरिंग की चाबी ममता बनर्जी के हाथ में है। वो चाहें तो कांग्रेस के लिए कोई सीट छोड़े, चाहें तो न छोड़े। ममता की सेहत पर ज्यादा असर नहीं पड़ता, लेकिन ममता अगर हाथ छोड़ दें तो कांग्रेस बंगाल में 0 हो सकती है। इसके बावजूद कांग्रेस ममता बनर्जी को ही छेड़ रही है। मोदी के विरोधी ईवीएम से नहीं हारते, मोदी के विरोधी अपनी गलतियों से हारते हैं। राजनीति में कोई अजेय नहीं होता। इस देश की आवाम ने चुनाव में सर्वशक्तिमान इंदिरा गांधी को भी हराया, राजीव गांधी को भी हराया, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को भी गिराया और मनमोहन सिंह सरकार को भी उखाड़ फेंका। चुनाव के लिए नंबर मायने रखते हैं, साथ ही एक नैरेटिव भी चाहिए। नैरेटिव स्ट्रांग हो तो मजबूत से मजबूत सरकार भी गिराई जा सकती है। 2014 के चुनाव को याद कीजिए। 1,76,000 करोड़ का 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, 1,86,000 करोड़ का कोल खदान आवंटन घोटाला, 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला। यूपीए की मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ करप्शन वाला एक नैरेटिव तैयार था। अन्ना के आंदोलन ने इसे घर घर पहुंचा दिया। फिर मोदी ने अच्छे दिन आएंगे वाला नैरेटिव दिया, तो 2014 के चुनाव में कांग्रेस 206 सीटों से 44 सीटों पर सिमट गई। बीजेपी 166 से 282 सीटों तक पहुंच गई। उससे 10 साल पहले 2004 के चुनाव को याद कीजिए। वाजपेयी सरकार फील गुड फैक्टर के रथ पर सवार थी। कांग्रेस ने एक सिंपल सा सवाल उछाला, आपको क्या मिला? शाइनिंग इंडिया के बीच ये सवाल आम जनता के जहन तक घुस गया। कांग्रेस 114 सीटों से 145 सीटों तक पहुंच गई। बीजेपी 182 से 138 सीटों तक घट गई
वाजपेयी सरकार गिर गई, कांग्रेस की सरकार बन गई। 1989 के चुनाव में बोफोर्स का मुद्दा सिर्फ 64 करोड़ के घोटाले का था, लेकिन वीपी सिंह ने उसी पर एक नैरेटिव क्रिएट कर दिया। गली गली में शोर है, राजीव गांधी चोर है। यह नारा उत्तर से दक्षिण तक पहुंच गया। 1984 में राजीव गांधी की कांग्रेस के पास 414 सांसद थे। 1989 के चुनाव हुए तो वीपी सिंह ने कांग्रेस को 197 सीटों पर समेट दिया। राजीव हार गए, वीपी सिंह प्रधानमंत्री बन गए। 1977 का चुनाव लोकतंत्र बहाली का क्लासिकल एग्जाम्पल है। हम उससे भी 10 साल पहले के चुनाव के बारे में बताते हैं। 1967 में नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी पहली बार चुनाव फेस कर रही थीं। उनके सामने विपक्ष का कोई नेता नहीं था, लेकिन विपक्ष का एक नारा क्लिक कर गया, इंदिरा तेरे शासन में, कूड़ा बिक गया राशन में। इस नैरेटिव ने कांग्रेस को सिर्फ 21 सीटों के बहुमत पर ला दिया। कांग्रेस को लोकसभा की 523 सीटों में से केवल 282 सीटें मिली। वही इंदिरा जब 1980 में वापसी कर रही थीं, तब उन्होंने खिचड़ी सरकार या मजबूत सरकार का नारा दिया। खिचड़ी लोगों की समझ में आ गया और इंदिरा लोकसभा की 531 सीटों में से 353 सीटों के विशाल बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर गई। इंदिरा गांधी के समय राजीव गांधी और वीपी सिंह के समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था। सोशल मीडिया के बारे में तो किसी ने पहले कुछ सुना भी नहीं था, लेकिन ये नेता अपनी बात आम जनमानस तक पहुंचाने में कामयाब रहे। ये नेता एक आइडिया लेकर आए और उसे विश्वसनीय तरीके से जनता के बीच पहुंचा दिया। राहुल गांधी आइडिया तो बहुत लेकर आए, कभी रफाइल, कभी अडानी, कभी चौकीदार चोर है, कभी सूट बूट की सरकार, कभी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। लेकिन राहुल गांधी अपने एक भी आइडिया को जनता के जहन तक नहीं उतार पाए। अभी मुझे पता लगा भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है। अरे वाह रे वाह, भारत को तोड़ने में तुमने कोई कसर छोड़ी नहीं, अब भारत को जोड़ने की यात्रा में तुम चले हो। आप बताओ, धारा 370 भारत को कमजोर करता था कि नहीं करता था? करता था कि नहीं करता था? मोदी जी ने धारा 370 हटा दी कि नहीं हटा दी? और कांग्रेस ने उसका विरोध किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? ये जोड़ने चले। जब जवाहरलाल नेहरू के परिसर में नारे लग रहे थे, भारत होंगे टुकड़े टुकड़े इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और दूसरे दिन इन नारे लगाने वाले लोगों के साथ राहुल गांधी खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं मैं तुम्हारे साथ हूं। बोलो, ये जोड़ो यात्रा है या तोड़ो यात्रा है? आज दिन तक माफी नहीं मांगी राहुल गांधी ने, आज दिन तक। और मेरा ये कहना है कि जब तक तुम माफी नहीं मांगते हो, तुम कभी भारत को जोड़ नहीं सकते, तुम हमेशा तोड़ने के लिए लगे रहे, ये याद रखना। राहुल फिर से यात्रा पर निकलने वाले हैं, लेकिन चुनाव से पहले मुख्य विपक्षी दल के नेता के पास जो विश्वसनीयता होनी चाहिए वो मिसिंग है। इसीलिए मोदी जीत रहे हैं, राहुल लगातार हार रहे हैं।